मेरी एक ही ननद थी और वह गूंगी थी। मैंने महसूस किया कि वह हमेशा डरी सहमी कमरे में बंद रहती थी। जब भी मैं अपने पति से पूछती तो वह कहता कि वह बचपन से ही ऐसी ही है। मेरा पति भी रात को उसे कमरे में बंद कर देता और बाहर ना निकलने देता। यह सिलसिला कुछ दिन इसी तरह चलता रहा, जब अचानक मेरा पति घर पर अपने दोस्तों को लाने लगा। वो रात भर घर में बैठे रहते और मेरा पति मुझे भी साथ बिठाकर रखता। कुछ दिन बाद लड़कों के साथ लड़कियां भी घर आने लगी। जब मैं एक दिन जबरदस्ती अपनी ननद को भी कमरे से बाहर ले आई कि सबके सामने बैठे, लेकिन अगले ही पल जो हुआ देखकर मेरी जान निकल गई। मेरा नाम उषा है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया था। दो भाइयों की एक ही बहन थी। मैं हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती। मुझे किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। पर वक्त कभी एक जैसा नहीं होता और ना ही इंसान। कुछ ऐसी ही कहानी मेरी भी है। मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। मेरे बड़े भाई की शादी थी। मेरी भाभी हमारे खानदान से बाहर की थी। जब भाई ने मुझसे कहा तुम्हें तुम्हारी भाभी पसंद है या नहीं, मैं हंस पड़ी। मेरा भाई वह तो मजाक कर रहे थे और भाभी को तंग कर रहे थे, पर मेरी भाभी इस बात को आने वाली ज़िंदगी में एक बात का बतंगड़ बना देगी। मैं कभी सोचा नहीं था। वह शादी के कई माह तक भी मुझसे दूर दूर रहती, ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। भाई घर पर आते तो सबसे पहले मुझे आवाज़ देते थे, जिससे भाभी के चेहरे का रंग बदला हुआ होता। अक्सर भाभी मुझ पर गुस्सा करने लगती थी, फिर सब मुझसे प्यार भी तो करते थे। अपने माँ बाप के अलावा मैं भाइयों की भी लाडली थी। मुझे अपनी बातें मनवाना खूब आती थी। मुझ में बस एक कमी थी कि मुझे पढ़ने लिखने का बिल्कुल शौक नहीं था। हालांकि मेरे खानदान की सब लड़कियां पढ़ी लिखी थी। एक मैं ही थी जो मैट्रिक भी रोध होकर ही किया और कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मेरी कॉलेज लाइफ भी बहुत अच्छी रही। कई बार मेरी माँ मुझे डराया भी करती थी कि कहती थी कि कम पढ़े लिखे लड़कियों के रिश्ते भी नहीं होते। कल को ढंग का लड़का ना मिला तो हमें मत कहना कि माँ ने मुझे समझाया क्यों नहीं। मैं मेरी माँ की बातों का ध्यान नहीं देती थी। मुझे अपने नसीब पर बड़ा यकीन था कि मेरा जीवन साथी एक हीरो के जैसा होगा, बिल्कुल मेरे पापा और भाइयों की तरह मोहब्बत करने वाला और मेरा ख्याल रखने वाला। गरीब भी हो तो चलेगा। मेरा नाम पर मेरे पापा ने मेरे हिस्से की जायदाद कर दी थी। तब भी किसी भाई ने एतराज़ नहीं किया था। पापा ने कहा कि जिंदगी का भरोसा नहीं होता, रिश्ते कब बदल जाएं पता नहीं चलता। यह सब तुम्हारे नाम इसलिए कर रहा हूँ कि कल को अगर खुदा ना खास्ता बुरा वक्त आ जाए तो यह सब तुम्हारे काम आ सके। मेरे पापा बड़ी गहरी बातें करते थे जो मेरी समझ से बाहर थी। मेरी उम्र उस वक्त 20 साल की थी जब मुझ पर एक रात कयामत बनकर टूटी। मेरे पापा को दिल का दौरा आया, जिसे पापा मौके पर ही दम तोड़ गए। मैंने तो हमेशा अपनों के साथ रहने की दुआ मांगी थी, उनकी ज़िंदगी की दुआएं मांगी थी। मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। मैं मेरी माँ के गले लगकर रो रही थी कि मेरी माँ भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अस्पताल पहुंच गई। उनको लकवा का अटैक आया था। एक के बाद एक कयामत आ रही थी। अब मेरी ज़िंदगी इम्तिहान लेने पर आ गई थी। मेरी भाभी एक दो बार आई और कहा बस करो, बहुत हो गया। दीपक, जाकर अपनी माँ को संभालो। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ जो मैं तुम्हारी माँ को संभालती रहूँ। मेरी भाभी के तेवर बदल चुके थे। मेरी माँ चल फिर नहीं सकती और ना ही वो बोल सकती थी। बोलती तो भी उसकी बातें समझ में नहीं आती थी। मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। हर दिन रात अपनी माँ की सेवा करने लगी। यह पहली बार हुआ था जब मेरे भाइयों में से किसी ने मुझसे पूछा नहीं था, वरना मेरी एक छुट्टी पर वो मेरे सर पर खड़े होते थे, मुझे जबरदस्ती कॉलेज छोड़कर आते थे। पापा के जाते ही सब कुछ बदल गया था। मेरे भाई के घर बेटी की पैदाइश हुई। मैंने कहा यह तो बिल्कुल मेरी जैसी है। मेरी खुशी का ठिकाना ना था। मेरी भाभी ने कहा ऊपर वाला ये कभी ना करे कि मेरी बेटी तुम्हारे ऊपर जाए। मैंने ऐसा क्या किया था जो भाभी ने मुझे ऐसे कहा। मैंने तो कभी किसी की तरह की फरमाइश नहीं की, कभी अपने भाइयों से आज तक ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की कि मेरा भाई अपनी बेटी को गोद में लिए खड़ा था और उस वक्त प्यार करने में व्यस्त था। उनकी बीवी ने उनकी लाडली बहन को, मेरा भाई अपनी बेटी को गोद में लिए खड़ा था और उसे प्यार करने में मगन था। मैं वहाँ से भाग गई। घुटनों के मुंह घी किए मैं अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरे पापा के दोस्त का बेटा अमन, जो डॉक्टर था, वह मेरे पास आया और बोला उषा, तुम रो क्यों रही हो? मुझे तो आज पता चला कि तू रोती भी है। मैंने सर उठाकर उसको देखा था। मैं उसे मन ही मन प्यार करती थी, लेकिन मेरी इस प्यार को कोई नहीं जानता था और किसी दूसरे को क्या पता होता। मैं तो यह बात खुद पर भी जाया नहीं करने देती थी।
मैं वहाँ से चली आई और गाँव पहुँचने पर एक और कयामत मेरे इंतजार में थी। जैसे ही अपनी माँ के पास पहुँची और उनको बताने लगी कि आज भाभी ने मुझे ऐसे कहा है, मैं अपने दिल की बात किए जा रही थी जब मेरी माँ का सांस रुकने वाला था। वह छोटे भाई को आवाज़ देने लगी, ड्राइवर को गाड़ी निकालने का बोला। तब मेरी माँ के मुँह से रियल आवाज़ निकली थी कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। पिछले 2 साल से मेरी माँ लकवा की वजह से बोल नहीं पा रही थी और आज आखिरी लम्हे में ही बोली तो उसको मेरी फिक्र थी। मरते वक्त उसको मेरा ख्याल था। मैं फूट फूट कर रो रही थी। मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। मेरे छोटे भाई ने मुझे अपने साथ लगाया और कहा, हौसला करो गुड़िया, तुम्हारा भाई है ना। वह मेरे गाल पर थपथपा रहे थे। सिर्फ मेरे मुंह पर पानी डाला तो मैं होश आई। मैं मेरी माँ को पूछने लगी और रोने लगी। मैं भागते हुए अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं जीना नहीं चाहती थी। बाहर सब दरवाज़ा पीट रहे थे। मेरा भाई दरवाज़ा तोड़कर अंदर आया। छोटे भाई ने मेरा बहुत ख्याल रखा। बड़े भाई आए, कुछ देर बैठे और चले गए। छोटे भाई मेरे सर पर हाथ रख खड़े थे। मैं खाली खाली आंखों से उन्हें देख रही थी और अपनी नम होती आंखें बार बार साफ कर रही थी। भाई मुझे तसल्ली दे रहा था, कह रहा था, सब्र करो गुड़िया, तुम्हारे होने रोने से माँ बाप की आत्मा को तकलीफ होगी। जाने वाले कभी वापस नहीं आते, पर तुम माँ बाप की अच्छी बेटी हो, तुम दूसरे लोगों को तकलीफ नहीं दोगी। बड़े भाई पर मुझे बहुत गुरूर था। मेरी जरा सी चोट लगने पर वह घर सर पर उठा लेते थे। मेरी आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं करते थे और आज वही भाई मुझे अकेला छोड़ देते। सारा सामान बदला जा चुका था। मेरी माँ के कमरे को खाली करके भाभी ने अपनी बेटी के लिए उसको सेट कर लिया था। मेरी माँ की चीज़ स्टोर रूम में पहुंचा दी थी। मेरी अब कोई सुनने वाला नहीं था। मैं ज़्यादा वक्त अपने कमरे में ही रहती थी। एक दिन भाभी ने कहा, अब रोज़ रोज़ का तमाशा ख़त्म कर दे। आप सब लोग से मैं तंग आ गई हूँ। आप लोगों के रोने धोने का मेरी बेटी पर बुरा असर पड़ता है। उस दिन के बाद सबने मेरा रूम आना छोड़ दिया। मैं अपने कमरे की होकर रह गई। एक दिन मेरे नाम पर पार्सल आया। चौकीदार वह पार्सल सीधा मुझे ला दिया। अगर भाभी को पता चलता तो शायद वह इस बात पर भी हंगामा खड़ा कर देती। भेजने वाले का नाम पता कुछ भी नहीं था। चौकीदार ने भी कहा, बिटिया मुझे नहीं पता, एक छोटा बच्चा आता है और तुम्हारे लिए पार्सल दे जाता है। मैं परेशान रहने लगी थी। अब जब भी पार्सल आता तो चौकीदार पार्सल खोलकर देखती थी। शायद उन्हें कुछ शक होता था। वह यह सब किसके कहने पर करते थे। उसमें तो एक दो किताबें होती। एक दिन पता चला कि वह ऐसा भाभी के कहने पर करता था। वह मुझ पर शक करने लगी थी, लेकिन जब बुक्स देखती तो चुप हो जाती। सबको यही लगता था कि वह बुक्स मैं मंगवाती हूँ, इसलिए भाभी चुप थी। वह जो भी कोई था, मुझे उसका इंतज़ार था। मैं किताबें पढ़ने की शौकीन नहीं थी, पर अब हो चुकी थी। मैं दिन रात किताबों में गुम रहती थी। वो किताबें मेरे बहुत काम आती है। अब मैं पहले की तरह रोती नहीं थी। सब किताबें ऐसी थी जिसे मेरी ज़िंदगी बदल रही थी। अब मैं कमरे से बाहर निकलने लगी, अपनी भतीजी के साथ खेलने लगी। हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद मुझे किताब मौजूद होती। शायद भेजने वाला जानता था कि मैं हर किताब को कुछ दिन में ही पढ़ लेती हूँ। मुझे अब अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करना था। छोटे भाई से बात की तो वह बहुत खुश हुए और मुझे कॉलेज लेकर गए। वहाँ मेरा दोबारा से एडमिशन करवाया। मैं फिर से कॉलेज जाना शुरू कर दिया तो मेरी सब दोस्त मुझसे मिलने आई। वह अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और मैं तो 4 साल बाद दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू कर रही थी। जिंदगी ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया था जिसे मैं भूलना नहीं चाहती थी। मैं उस इंसान की शुक्रगुजार थी। उसका एहसान मुझ पर थी जो मुझे किताबें भेजता था। दिल में उसके लिए इज्जत पैदा हो गया था और मुझे उस दिन का इंतज़ार था कि जिस दिन मैं उसे देख सकूं कि आखिर वह कौन है। भाभी को जब से पता चला था कि आधी संपत्ति मेरे हिस्से की है, भैया को कहना शुरू कर दिया, तुम्हारी बहन कॉलेज जाती है, ऐसा ना हो कि वो किसी लड़के के साथ भाग जाए। शादी की उम्र हो गई है, कोई लड़का देखो वरना मैं खुद देख लेती हूँ। वह मेरे लिए ऐसा रिश्ता ढूंढ रही थी जहाँ मेरे साथ जमीन न जाए। भाई से कई बार कह चुकी थी कि अपनी लाडली बहन को कहो कि जमीन आपके नाम कर दे। फिर एक दिन मेरे बड़े भैया आए और कहने लगे, गुड़िया, माँ बाप के बाद बड़ा भाई घर का मुखिया होता है। मैं बहुत सोच समझकर तुम्हारा रिश्ता सूरज के साथ तय कर दिया है। यह सुनकर मेरे सर पर धमाके हो रहे थे। जिस दिन मंगनी थी उसी दिन अमन की बड़ी बहन मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी। मुझे लगा अब सब कुछ ठीक हो सकता है। अमन मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस रिश्ते में अमन की रजामंदी भी शामिल होगी या नहीं। मुझे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी भाभी ने उससे कहा कि मेरा रिश्ता फिक्स हो चुका है।
अब वह जुबान से मुकर नहीं सकते। मैंने कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की थी। मेरी मर्जी अंदर ही अंदर दब चुकी थी। मेरे लिए सबने जो चाहा था उसी को ऊपर वाले की मर्जी मान लिया था। उस दिन मुझे फिर से पार्सल आया था और उस किताब के पहले पेज पर लिखा था, आज से यह सिलसिला भी ख़त्म हुआ, जिसके साथ भी रहो बस खुश रहो। आज भी उसका नाम पता लिखा नहीं था। फिर एक दिन मेरी शादी सूरज से हो गई। मेरी और सूरज की सोच नहीं मिलती थी, पर मुझे रिश्ता तो निभाना ही था क्योंकि वो मेरा पति था। मैं उसकी हर एक बात मानती थी। मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरी एक ही ननद थी और वह गूंगी थी। मैंने महसूस किया कि वह हर वक्त कमरे में बंद रहती है। अपनी सास को भी कभी उसके कमरे में जाते नहीं देखा था और ना ही वह हमारी शादी पर आई थी और ना ही किसी ने जिक्र किया कि मेरी एक ननद भी है। मेरे पति से पूछती तो वह कहता कि वह बचपन से ही ऐसी ही है। मैंने कई बार अपनी ननद से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे ही मुझे देखती फौरन दरवाज़ा बंद कर लेती। मेरा पति भी रात होते ही उसे कमरे में बंद कर देता और बाहर ना निकलने देता। मुझे यह सब कुछ बहुत अजीब लगता। मेरा पति मुझसे कहता, मुझे डर रहता है कि कहीं वह उल्टी सीधी हरकत ना करे। मेरी शादी को अभी 3 हफ्ते ही हुए हुए थे कि मेरी सास दुनिया छोड़ चुकी थी। सास को इस दुनिया से गए कुछ ही दिन हुए थे कि जब अचानक मेरा पति घर पर अपने दोस्तों को लाने लगा। वो रात भर घर में बैठे रहते और मेरा पति मुझे भी साथ बैठा कर रखता। मुझे सब अजीब लगता था। अब कुछ दिन बाद वह लड़कों के साथ लड़कियां भी आने लगी। सब बहुत मॉडर्न होती। मेरा पति उनसे हंस हंस कर बातें करता। अब आए दिन हमारे बीच लड़ाई होने लगी। मेरे पति ने कहा, तुम्हारी भाभी तो कहती है। अब वह मुझ पर बाकायदा हाथ भी उठाता था। इतना तो मैं जान चुकी थी कि भाभी ने अपनी बहन का रिश्ता अमन से करवाने के लिए मेरी कुर्बानी दे दी थी। मुझे ऐसी खाई में फेंक दिया जहाँ से मैं निकल नहीं सकती थी। मेरा पति मेरी भाभी का रिश्तेदार था, जिससे पहले उनकी बहन का अफेयर था। अमन मेरा पसंद था, लेकिन अब उनकी भी शादी हो चुकी थी। पर शादी के कुछ ही माह बाद अपनी बीवी को तलाक दे दी और इस बात का बदला भी भाभी मुझसे ही लेने लगी थी। खैर, एक दिन मैं ज़बरदस्ती अपनी ननद को भी कमरे से बाहर ले आई कि सबके साथ बैठो, पर वह भागती हुई कमरे में चली गई थी। घर कोई भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे नीचे उतारा, उसको पानी पिलाया और वह मेरे गले लगकर रोने लगी। दूसरे ही लम्हे मुझे अपने कानों पर यकीन न आया। उसने कहा, यह शख्स आपको ऐसी ही मार मार कर गूंगी बना देगा जैसे मुझे बनाया, और आपकी जगह नहीं ले आएगा। वो बोल सकती थी। उस लड़की ने बताया कि मेरा नाम मनीषा है। मैं एक गरीब घराने से थी। माँ बाप रिश्ते के लिए नहीं माने तो मैं भागकर इस शख्स के साथ आ गई। मैं इसकी बहन नहीं हूँ। ये तो मुझे आज रात किसी और के हाथ बेच देगा। मेरा सौदा कर दिया गया है। आपको अभी तक निशाना इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आपके नाम अच्छी खासी ज़मीन है। सूरज पता नहीं कितनी लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बनाया है और बेच दिया है। मुझे अब यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। मैं मर जाना चाहती हूँ। उसने मुझे कैमरा दिया जिसमें बहुत सारे सबूत थे। उसने मुझे कहा कि आप यह ले जाइए, पुलिस को दे दे। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। मुझे जो करना था बस जल्दी करना था। मेरे पति का मिजाज कुछ दिनों से बहुत अच्छा हो गया था और मैं इसका मतलब समझ गई थी कि आज होने वाली खास दावत का मकसद भी मेरी समझ में आ चुका था। मैं गेट से निकलकर भाग रही थी। मेरे पैरों में जूते तक नहीं थे। मैं किसी गाड़ी के सामने गई थी। उसने गाड़ी रोक दिया। सामने मेरा छोटा भाई था, किसी काम से यहाँ आया था। साथ में अमन भी मौजूद था क्योंकि मेरे घर का रास्ता उसे पता था। मुझे इस हालत में देखा तो सब परेशान हो गए। मैंने सारी बातें बता दिया। अमन और मेरा भाई कैमरे में मौजूद सबूत देख रहे थे। उनके चेहरे के रंग बदल गया था। अमन ने पुलिस को कॉल की और सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो जेल में है। मैं सूरज से तलाक ले चुकी हूँ। अदालत ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। मैं कई दिन अस्पताल में रही। मेरे साथ जो हुआ था मैं उसे निकाल भी नहीं पा रही थी। मेरा बड़ा भाई माफ़ी मांग रहा था। वह कह रहा था कि मैं भटक गया था। मैं वही देखता रहा जो मेरी बीवी मुझे दिखाती रही। मैं हमेशा भाइयों को माफ़ कर देती थी, अब भी माफ़ कर दिया था। घर में फिर से मेरी शादी की बातें होने लगी, पर मैं अब शादी जैसा काम दोबारा नहीं करना चाहती थी। किताबों का वही सिलसिला फिर से शुरू हो चुका था। मैं किताब पढ़ने में इतनी मगन थी कि मुझे किसी के आने की खबर तक नहीं हुई। वह घुटनों के बल मेरे सामने बैठकर
कह रहा था अब कभी किताबें नहीं आएंगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम किताबें भेजने वाले से शादी कर लो। वो अमन था। मैं हैरानी से बूंद बनी उसे देख रही थी जब वह मेरी किताब छीन कर भागा था और मैं उसे मारने भागी थी। हमारी शादी हो गई। ऊपर वाले ने मुझे अमन की सूरत में ऐसा इंसान दिया था कि उसकी मोहब्बत ने मेरा हर जख्म भर दिया था। आज हम सब बहुत खुश हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।